फिजिक्स का पार्ट 2 यूनिट है फर्स्ट। हमारी यूनिट का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले एक डेरिवेशन। विद्युत द्विध्रुव को आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता आपने निकाली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी है, और साथ ही आपने विद्युत द्विध्रुव के बारे में डिटेल में पिछले लेक्चर में समझ लिया है। अब हम उस द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक, टार्क जो उस पर लगता है एक समान विद्युत क्षेत्र में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन निकालेंगे। सबसे पहले तो ये काम करेंगे। दूसरा, गॉस की प्रमेय तक जाने के पहले हमें दो कॉन्सेप्ट को बड़ी गंभीरता से समझना होगा। एक होती है एरिया वेक्टर और एक होती है विद्युत फ्लक्स की अवधारणा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? जब तक हम इन दो चीजों को नहीं समझेंगे, हमें गॉस की प्रमेय समझ में नहीं आएगी। तो हम आज इन चार बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, उनको समझने जा रहे हैं। ये एरिया वेक्टर समझेंगे, फ्लक्स समझेंगे, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस पूरी यूनिट की है, एमपी बोर्ड के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे बलयुग्म पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। तो ये देखिए डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें ये ए बी विद्युत द्विध्रुव का नाम है। प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, दो बिंदु आवेश यदि एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस सिस्टम को, इस निकाय को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये ए बी है, इसके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन है, इसमें थीटा कोण बनाते हुए रखा, ये थीटा कोण बन रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो इसके दोनों चार्ज पे, दोनों आवेश पे प्लस क्यू चार्ज पर एक बल लगता है QE, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है F अपॉन क्यू नॉट। आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपने पढ़ी है। तो आपने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ये फार्मूला हमने पढ़ा है, डेफिनेशन में पढ़ा है। तो इसका मतलब है F इज इक्वल टू हम क्यू नॉट E, और यदि चार्ज हमारा क्यू नॉट E लिख सकते हैं, और यदि चार्ज हमारा Q है तो हम उसको लिखेंगे QE। तो प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में QE, माइनस क्यू चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होता है QE। ये दोनों फोर्स बराबर और विपरीत होते हैं। और जब किसी वस्तु पर 11th में आपने पढ़ी है टार्क की कॉन्सेप्ट, जब किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल लगते हैं तो वो उसको घुमा देते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव को, ये दोनों बल जो बलयुग्म बनाते हैं, पेयर बनाते हैं फोर्स का, वो घुमा के इस E के समानांतर लाने का प्रयास करते हैं। इसी बलयुग्म के आघूर्ण को हम प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, रेस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। तो ये बातें अपने समझ ली कि दोनों आवेशों पर QE बलयुग्म लगता है, बलों का जोड़ा बलयुग्म जो बराबर हो और विपरीत हो, और जो E के समानांतर लाने का उनको प्रयास करता है। इसको क्या कहते हैं हम? प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, रेस्टोरिंग टार्क। अब टार्क आपने 11th में पढ़ा है। टार्क जब हम निकालते हैं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल में किसका गुणा होता है? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का गुणा। इस टार्क को ग्रीक के एक लेटर टाउ से शो किया जाता है। 11th में आप पढ़ चुके हैं, तो मुझे ज्यादा इस विषय में बताने की जरूरत नहीं है। टार्क या आघूर्ण जो है वो टाउ से शो किया जाता है। तो फोर्स F हो गया, और दोनों फोर्स के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई? AC हो गई। ये देखिए AC, ये कोण के सामने की भुजा लंब है, ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी है। तो AC का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब AC को, F तो हमारे पास है, F क्या है? QE है। AC को हमें इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करना है, इस समकोण त्रिभुज से निकालना है। तो आपने गणित पढ़ा है,
गणित पढ़ा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि F इजिकल टू क्या रखें, इसमें QE रखें, और टाउ इजिकल टू क्या हो जाएगा, जब QE इसमें रख देंगे तो टाउ इजिकल टू क्या हो जाएगा, QE इंटू AC। अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, AC करेंगे। तो AC कैसे निकलेगी, साइन थीटा। साइन थीटा आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है, लंब कहलाती है। तो दिस इज AC, ये क्या है, लंब है। और कर्ण क्या है, AB, तो AC अपॉन AB आएगा। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, AB साइन थीटा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, वो इक्वेशन फर्स्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो AB आप जानते हैं कितनी होती है, AB यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है। तो AB की वैल्यू क्या आएगी, AB की वैल्यू आएगी 2L, क्योंकि हमारा डायग्राम जो कह रहा है वो ये कह रहा है, ये डायग्राम है हमारा, ये AB है, इसमें AB इक्वल्स टू क्या आ रही है, 2L आ रही है। तो हमारे पास टाउ इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, QE इंटू AC। सेकेंड इक्वेशन था AC इक्वल्स टू AB साइन थीटा। AB की वैल्यू इससे हमने देखी तो क्या आ गई, 2L, इक्वेशन फर्स्ट और 2। ये समीकरण 2 का मान, AC का मान पहले हमने रखा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, QE इंटू AB साइन थीटा। AB की वैल्यू हम इसमें 2L रख देंगे, तो ये हो जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L, ये Q इंटू 2L E साइन थीटा। अब आप इसको देख के समझ गए होंगे, पिछले लेक्चर में आपने ये पढ़ा है कि Q में, चार्ज में, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा करते हैं विद्युत द्विध्रुव में, तो उसको हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2L क्या है, P। ये सारी बातें आपको आपकी कॉपी में नोट करना है, और पिछले वीडियो को देख के आपने नोट कर ली होंगी, आपकी बुक में ये सब दिया हुआ है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L, आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L का गुणा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। अब एक बात और, इससे आपको द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन करना है। आप इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, इफ E इक्वल्स टू 1 इन दिस इक्वेशन, E की वैल्यू 1 है और थीटा इज 90 डिग्री, देन यू कैन राइट साइन 90, साइन 90 बिकम्स 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। E की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो टाउ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। यदि E बराबर 1 है और थीटा बराबर 90 है तो टाउ इज इक्वल टू P आएगा। कैसे आएगा, E को हमने 1 किया, थीटा को हमने 90 किया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, दैट्स वाई टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया, P। यानी अल्टीमेटली हम द्विध्रुव आघूर्ण को यानी डायपोल मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार्क डेरिवेशन। क्या कह रहा है ये कि टाउ की वैल्यू P के बराबर है, P इक्वल्स टू टाउ के बराबर है। टाउ क्या है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। ये P टाउ के तब बराबर आया जब हमने E को यूनिट किया, E को एकांक किया और थीटा को 90 डिग्री किया, यानी लंबवत किया। इसका मतलब ये है कि एकांक तीव्रता, इस E को क्या किया, 1 किया, के विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण को, ये बल युग्म का आघूर्ण है, को ही क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। यह एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट करिए, पूरा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम चलते हैं, वो है इसी के आगे टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप वेक्टर प्रोडक्ट जानते हैं, 11th से इस चीज को पढ़ रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, और पिछले वीडियो में भी इस बात पे चर्चा हुई है। वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट यदि सदिश A और सदिश B का अदिश गुणनफल, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, वो होता है AB cos थीटा के बराबर। A वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल्स टू होता है AB cos थीटा, जिसमें A और B उनके मॉड होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, परिमाण होते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल्स टू AB साइन थीटा। तो यहां P साइन थीटा आपको दिख रहा है,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ए की जगह क्या लिखा है, पी लिखा है, बी की जगह क्या लिखा है, ई लिखा है, साइन थीटा लिखा है। इसका मतलब है वेक्टर टाउ इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यानी सदिश रूप में आपको केवल इतना लिखना है वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। तो ये दोनों के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो कुछ दो स्थितियां इसकी हम देख लेते हैं, विशेष स्थितियां, क्योंकि इसमें एंगल आ रहा है। एक ही में हम दो को करते हैं। थीटा इक्वल्स टू 0 हो, इस इक्वेशन में थीटा इक्वल्स टू हमारा 0 हो या 180 हो, तो आप रखेंगे 0, साइन 0 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यदि थीटा इक्वल्स टू 0 होता है या वो एंटी पैरेलल 180 होता है, तो उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बलयुक्त का आघूर्ण 0 होता है। इस स्थिति को विद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, हम गॉस की प्रमेय की भूमिका पे जा रहे हैं, लेकिन गॉस की थ्योरम समझने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट को समझना है। मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बता दिया है। एक एरिया वेक्टर। अब तक आप 10th और 11th में एरिया को यानी क्षेत्रफल को अदिश राशि समझते रहे। अदिश राशि एरिया होती, क्षेत्रफल अदिश राशि होती। लेकिन फ्लक्स की जब हम गणना करते हैं, फ्लक्स को जब हम निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो फिजिक्स में एरिया को हमें वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। तो वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, तो क्यों करना है उसका कारण आपको समझ में अभी आ जाएगा। एरिया वेक्टर होता क्या है, देखिए। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं 1 2 3 4 5 और इसके यदि लंबवत एक पृष्ठ रखा हुआ है, ये पूरा पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से गुजर रही हैं, इसके एक छोटा सा ds हम पृष्ठ क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं। तो यहां से कितनी फील्ड लाइंस लग रही हैं, 1 2 3 4 5। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा आड़ा कर दूं, ये जो पृष्ठ रखा हुआ है, ये जो सरफेस रखा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, तो अब ये जो छोटा एलिमेंट है, इसमें से अभी 1 2 3 इस छोटे एलिमेंट्स में से ये क्षेत्रफल अवयव में से यहां 3 क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी। जब मैंने इसको तिरछा कर दिया तो इसमें से कितनी रेखा गुजर रही है, केवल 1, और यहां से कितनी निकल रही थी, 1 2 और 3। इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्र रेखाओं का प्रवाह क्षेत्रफल के ओरिएंटेशन पर, उसके अभिविन्यास पर, बुक में दिक् विन्यास शब्द लिखा हुआ है, दिक् विन्यास पर भी निर्भर करता है, उसके डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो हमें इस क्षेत्रफल का डायरेक्शन भी साथ में जोड़ना पड़ेगा यदि हम किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की गणना करना चाहते हैं, फ्लक्स की गणना करना चाहते हैं। एक्चुअली में फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, और यदि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहती नहीं है, लेकिन हमें उनसे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की गणना करनी है, तो वो क्षेत्रफल की स्थिति पर भी निर्भर करती है। क्षेत्रफल यदि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो बल रेखाएं ज्यादा इससे गुजरेंगी, यदि हमने इसको किसी एंगल पर झुका दिया तो कम बल रेखाएं गुजरेंगी। इसका मतलब है कि फ्लक्स में परिवर्तन आ गया, फ्लक्स कम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एरिया को हमें एक सदिश की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यह पृष्ठ समतलीय हो सकता है या वक्रीय हो सकता है। इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। अब इस क्षेत्रफल सदिश के डायरेक्शन पर बात करें तो आपको डायरेक्शन क्या रखना है, एक क्षेत्रफल होता है और उसका वेक्टर होता है परपेंडिकुलर, उसका डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखिए कैसे, ये मान लीजिए एक सरफेस है और इसके एक क्षेत्रफल अवयव, छोटे से क्षेत्रफल ds की हम यहां कल्पना करते हैं कि यहां इसका छोटा सा ds हिस्सा है। तो ये जो ds है, ये जो सरफेस है, ये अल्प पृष्ठ है, ये जो क्षेत्रफल अवयव है, इसका क्षेत्रफल सदिश इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा। अब आप ये कहेंगे कि परपेंडिकुलर तो नीचे भी हो सकता है, तो आपको फिजिक्स में फ्लक्स को काउंट करते समय केवल जो आउटवर्ड है, जो बाहर की तरफ है, जो परपेंडिकुलर नॉर्मल बाहर की तरफ है, उसको लेना है। तो इसका मतलब यह हुआ
कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस विचाराधीन पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो डायरेक्शन आपको क्या लेना है, बाहर लेना है। कुल मिला के बात यह है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। हम जब फ्लक्स की बात कर रहे हैं, हम जब फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम जब गॉसेस थ्योरम को करने जा रहे हैं, तब हम क्षेत्रफल को किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्षेत्रफल सदिश की तरह ट्रीट करेंगे। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। यदि पृष्ठ ये एस है और इसका छोटा सा अवयव ds है, जो जैसा कि मैंने बताया, तो क्षेत्रफल सदिश ds की पृष्ठ के अभिलंबवत पृष्ठ की दिशा, ये क्या होगा, यहां पर दिशा होगा। तो दिशा क्या होगी, अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ये आपको ध्यान रखना है, दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स माने विद्युत क्षेत्र रेखाओं का बहना। हालांकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहती नहीं हैं। ये एक्चुअली में ये शब्द द्रव गतिकी में, हाइड्रोडायनेमिक्स में यूज किया जाता है। देखिए, यदि किसी ट्यूब से या किसी जगह पर पानी का फ्लो हो रहा है, यदि ट्यूब से पानी का फ्लो हो रहा है, उसके रास्ते में यदि हम कुछ ऑब्जेक्ट रख दें तो पानी का फ्लो कम हो जाएगा। यदि मैं ऑब्जेक्ट को अभिलंबवत रखता हूं, बिल्कुल ऐसा रखता हूं, ऑब्जेक्ट को ऐसा रखता हूं, और इसमें एक रिंग है, इस पाइप के सामने मैंने क्या रख दिया, एक रिंग रख दिया, तो रिंग में से पानी बहेगा, पानी बहेगा। और यदि मैं रिंग को आड़ा कर देता हूं, मैं रिंग को क्या कर देता हूं, आड़ा कर देता हूं, तो पानी बहने की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, जो कि मैंने क्षेत्रफल सदिश में भी अभी बात करी। तो फ्लक्स है विद्युत बल रेखाओं का किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरना। विद्युत बल रेखाओं की संख्या, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरती है। अब उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा देखते हैं। ये क्षेत्र रेखाएं हैं, ये एक पृष्ठ है, इसके अभिलंबवत है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट हमने ds लिया है, तो इससे जो अभिलंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं उनको हम कहते हैं इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। यहां पर देखिए आप कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं इस छोटे पृष्ठ से, 1 2 3, और यहां गुजर रही हैं इससे 1। इसका मतलब है इसके ओरिएंटेशन का फर्क पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि विद्युत फ्लक्स का मतलब यह होता है, यहां ये इस डायग्राम में और देखिए, यदि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये लंबवत रखा हुआ है पृष्ठ, इससे जा रही हैं, तो देखिए बहुत सारी बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, तो यहां पर फ्लक्स ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिस थ्रू अ सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के यदि परपेंडिकुलर, यदि हमने इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, यदि हमने इसको आड़ा कर दिया, इस तरह से आड़ा कर दिया, तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या इससे कम हो जाएगी, यानी फ्लक्स कम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, फ्लक्स का मतलब यह है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है, इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और ये शो करते हैं हम फाई सफिक्स ई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई लगेगा, फ्लक्स का मतलब फाई, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इसलिए ई सफिक्स में इसमें लगा हुआ। और ये कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। याद रखिएगा इस डेफिनेशन को, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसको फाई ई से शो करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम फ्लक्स पर आगे बात करते हैं। देखिए, यदि आपने पढ़ा है, फील्ड लाइंस आपने पहले पढ़ ली हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपने पढ़ी हैं, तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं और ऋणावेश में अंदर की तरफ जाती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऐसा ही होता है। यदि बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर की तरफ जा रही हैं तो फ्लक्स को हम धनात्मक लेते हैं। जैसे धनावेश की स्थिति में किसी पृष्ठ में धनावेश रखा हुआ है तो बल रेखाएं कहां जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। और यदि बल रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं माइनस क्यू चार्ज की स्थिति में, ये मान लीजिए S2 पृष्ठ है माइनस वाला, और ये हमारा S1 है, तो S1 से जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और S2 से जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। क्षेत्र रेखाएं यदि अंदर आ रही हैं तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, क्षेत्र रेखाएं यदि पृष्ठ से बाहर जा रही हैं तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स होता है। विद्युत फ्लक्स यदि क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा।
अब हम इसका मेजरमेंट मैथमेटिकली कैसे करते हैं इसको सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजरमेंट हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे, इसको हम सीखते हैं। देखिए, जब क्षेत्र रेखाओं की टोटल संख्या हमको गणना करनी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, और एरिया यदि आप बढ़ा कर देंगे, उसके अभिलंबवत जो एरिया रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत जो एरिया रखा हुआ है, उस एरिया को, उस सरफेस को आप बड़ा कर देंगे तो भी उससे गुजरने वाला या उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि फ्लक्स ई और डीएस दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, कौन सा, ऊपर ये दिया गया है, इस डायग्राम को देखिएगा, यहां तो क्षेत्र सदिश की दिशा तो ऊपर होती है, विद्युत फ्लक्स इस स्थिति में, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर है, ये सरफेस है और सरफेस इसका वेक्टर है, ये दोनों सरफेस वेक्टर, ये दोनों के बीच का कोण 0 है। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और यदि पृष्ठ उसके लंबवत स्थित है, ये कैसा स्थित है, परपेंडिकुलर, ये ऐसा सरफेस है, ये ऐसा सरफेस है, और ये इसका स्मॉल एलिमेंट क्या है, यहां पर ds है और ds के लंबवत होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस पृष्ठ के लंबवत है, तो ये जो वेक्टर आएगा ये भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो वेक्टर ई और वेक्टर डीएस का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो ये ई और डीएस के गुणनफल के बराबर होती है। यदि लंबवत है पृष्ठ तो विद्युत फ्लक्स ई और डीएस के गुणनफल के बराबर होता है। हम इसको आगे और देखते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल डीएस वाले पृष्ठ के अभिलंब से थीटा कोण बनाए। अब इस चित्र को देखिए, ये डीएस पृष्ठ है और डायरेक्शन ई का यही है, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ये इसका अभिलंब है, इससे कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो इस अभिलंब की दिशा में इसका जो कंपोनेंट है, इसका जो घटक है वो ई कॉस थीटा होगा। दो घटक होते हैं वेक्टर के, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। तो ई के दो घटक होंगे, एक ई साइन थीटा और एक ई कॉस थीटा। तो ई साइन थीटा इस यहां पर आएगा, इसको हमें नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, जो लंबवत घटक है, तीव्रता का जो लंबवत घटक है। तो विद्युत फ्लक्स की गणना यहां पर करेंगे तो विद्युत क्षेत्र के घटक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणा करेंगे, यानी इस स्थिति में हमारा फ्लक्स होगा डी फाई। स्मॉल डीएस हम एरिया चूज कर रहे हैं तो फ्लक्स को क्या लिखेंगे, डी फाई। बड़ा एरिया चूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फाई आ जाएगा। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी ई का घटक ई कॉस थीटा और ये पृष्ठ का क्षेत्रफल डीएस, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। इससे इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, समीकरण को लिख सकते हैं ई डीएस कॉस थीटा। अब ये डॉट प्रोडक्ट की बात आ गई, ए बी कॉस थीटा आपने पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये ई डीएस कॉस थीटा लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। यदि हमें टोटल फ्लक्स निकालना है इस सरफेस से तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। किसी भी पृष्ठ को छोटे छोटे हिस्सों में हमने बांट लिया और प्रत्येक हिस्से का फ्लक्स हमने निकाल लिया और सारे फ्लक्स को हमने जोड़ दिया। जोड़ने की ये पूरी कहानी क्या कहलाती है, समाकलन कहलाती है। गणित में इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, समेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेट कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। मैथमेटिक्स में विधि है जिससे हम कंपोनेंट को जोड़ के टोटल निकालते हैं किसी चीज का। तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है तो ये होगा पृष्ठीय समाकलन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। कहने का तात्पर्य यह है कि फ्लक्स का जो फार्मूला है उसमें आप डेफिनेशन में ये कह सकते हैं, मैथमेटिकली बात कर रहा हूं, मैथमेटिकली इंटरप्रिटेशन उसका ये होगा कि वेक्टर ई और वेक्टर डीएस का अदिश गुणनफल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब हम फ्लक्स का विमीय सूत्र और मात्रक देखते हैं, यूनिट देखते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला आ गया, फार्मूले से हम मात्रक भी निकाल लेंगे और
विमी सूत्र भी निकाल लेंगे, डायमेंशन भी निकाल लेंगे। डी फाई इज इक्वल टू क्या है, ई डी एस है। तो ई का हम क्या लिखें, मात्रक लिखें। ई का विद्युत फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक आएगा वो ई के मात्रक में डीएस के मात्रक का हम गुणा करेंगे। ई का मात्रक आपने ई पढ़ लिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ ली है, एफ अपॉन क्यू या एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक कूलाम, यानी ये होगा न्यूटन प्रति कूलाम। और डीएस क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। इसको हम ये लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर कूलाम -1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब डायमेंशन फॉर्मूले की बात आई तो यही डायमेंशन निकालेंगे, ई का विमी सूत्र और डीएस का विमी सूत्र। तो ई का विमी सूत्र जो होता है वो होता है ML-T-3A-1। ये एफ अपॉन क्यू नॉट से आया, इससे पहले के लेक्चर में आपने इसको समझ लिया। एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ का विमी सूत्र होता है MLT-2, नीचे क्यू का विमी सूत्र होता है AT। तो MLT-2 ऊपर है, AT नीचे है, T ऊपर और जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। एरिया का लंबाई गुणित चौड़ाई, तो विमी सूत्र क्या होता है, L2। आप इन दोनों का गुणा करिएगा, गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा ये L2 और ये L के ऊपर क्या है 1 घात है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी का वैसे ही आ जाएगा, T-3 A-1। तो फाइनली विमी सूत्र आ गया ML3 T-3 A-1। इसे भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और मात्रक को भी आप नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले फ्लक्स को और थोड़ा सा एलोबरेट करें। क्वेश्चन आता है कि कब फ्लक्स अधिकतम होता है और कब फ्लक्स न्यूनतम होता है। तो इन दो बातों को और हम समझ लें। प्रश्न आएगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ये कब न्यूनतम होता है और कब अधिकतम होता है। तो ये अपन निकालते हैं। अभी हमने देखा कि यदि विद्युत पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ये वाला जो पृष्ठ है ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ये ऐसा रखा हुआ है, इसी के वेक्टर जो जाएगा इससे ऊपर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो ये पृष्ठ रखा हुआ है, ये विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। तो इन दोनों की ई और वेक्टर डीएस, देखिए कोण जो फ्लक्स में है वो ई और इस डीएस के बीच का कोण नहीं है। इस कंफ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल लें। क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर ई के बीच का कोण है, ये देखिए क्षेत्रफल सदिश डीएस और वेक्टर ई के बीच का कोण क्या है, 0 है। ये देखिए इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 0 है इस कंडीशन में। कब, जबकि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। तो डी फाई ई बराबर ई डीएस कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास आ जाएगा डी फाई ई इक्वल्स टू ई डीएस। ये मैक्सिमम है, ये अधिकतम होता है। तो अधिकतम कब होगा, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। अब हम न्यूनतम की बात करते हैं। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, ये दूसरा वाला आप डायग्राम देखिएगा, ये पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र भी इसके अलोंग है, ये इसके समानांतर है। देन इस वेक्टर डीएस और वेक्टर ई के बीच का एंगल हमको देखना है, वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश है वो तो लंबवत बाहर की ओर आता है, तो इसका मतलब है दोनों के बीच का कोण क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनेगा, तो इस फार्मूले में ईडीएस कॉस थीटा में क्या रखा जाएगा, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 का मल्टीप्लाई होगा तो डी फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। ये फ्लक्स क्या कहलाता है, मिनिमम। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम कब होता है, तो कहिएगा जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। फ्लक्स मिनिमम कब होता है, न्यूनतम कब होता है, तो कहिएगा यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के पैरेलल है, समानांतर है, तो फ्लक्स क्या होगा, न्यूनतम होगा या शून्य होगा। तो आज हमने जो पढ़ा उसके अभ्यास के प्रश्न आपको करना है। एक प्रश्न ये होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दूसरा, विद्युत फ्लक्स आपने पढ़ा, तो आपको लिखना है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसके अधिकतम और न्यूनतम विद्युत फ्लक्स को समझाइए, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के व्यंजक के आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है, और एक न्यूमेरिकल आपको करना है, 1 कूलाम आवेश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो ये आप सब अभ्यास में करिए, टाइम टेबल आपको दिया गया है, तो आप उसमें करिएगा। थैंक यू वेरी मच।